dear friends, a very warm welcome to our series of current affairs cut short. दोस्तों आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये पुराने टॉपिक से लिंक्ड है कुछ हद तक। पुराना टॉपिक कौन सा? तो दोस्तों मैंने आप सभी को रेयर डिजीजेस से रिलेटेड एक लेक्चर लिया है, ठीक है। रेयर डिजीजेस जिसको ऑर्फन डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम एक बहुत ही रेयर डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका एक पहला केस ओडिशा में आया है और उसका नाम है हार्लेक्विन इक्थायोसिस, ठीक है। Before we begin, let me introduce myself. I am D. Prakash and I have done my graduation and post-graduation from NIT Raipur as well as ISC Bangalore respectively. ठीक है. You can contact me on Telegram @dprakash03 and @prepsiksha_success. My email ID is d.prakash@prepsiksha.com. So let us begin with a prelims oriented question for you. The question is, Harlequin ichthyosis recently seen in news is a genetic disorder, a fish variety discovered in Assam, salamander species found in Western Ghats, a newly discovered human species in China. दोस्तों ध्यान रखना, अभी रिसेंट में ही चाइना में भी एक नई ह्यूमन स्पीशीज मिली है जिसको बिगफुट टाइप का एक कनेक्टिंग लिंक माना जा रहा है बिटवीन निएंडरथल्स एंड होमो सेपियंस, ठीक है। तो डेफिनेटली चाइना और इजराइल दोनों जगह पे ऐसा एक स्पीशीज मिला है। लेट अस सी कि ये कब मतलब ऑफिशियल बुक्स में आता है और उसका ऑफिशियल नेम क्या दिया जाए। दोस्तों ध्यान रखना, डेनिस सोवन के बारे में पूछा जा चुका है यूपीएससी में ऑलरेडी प्रीलिम्स में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और रेयर डिजीजेस जितने भी हैं ये मेडिकल एथिक्स के नाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ध्यान रखना, एथिक्स के पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है मेडिकल एथिक्स के नाम से। तो लेट अस बिगिन आवर लेक्चर और ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़, ठीक है। आप सभी को पता है जो हार्लेक्विन थी, ठीक है, हार्लेक्विन यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, शी वॉज जोकर्स गर्लफ्रेंड। आपको पता है मूवी आप सभी ने देखी है जोकर की, ठीक है। और साथ ही साथ वो अपने आप में एक लेटर ऑन बहुत हीरोइक कैरेक्टर में भी डेवलप हो गई थी, बट हर अपीयरेंस वाज क्वाइट यू कैन से मतलब इंटिमिडेटिंग, ठीक है। हर जगह मतलब रेडिश कलर एंड देन वाइट पाउडर एंड ऑल दोज थिंग्स। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा ही होता है, बहुत मतलब दिक्कत वाली सिचुएशन हो जाती है ऐसे पर्सन्स में जिनको भी ये जो डिजीज़ है इनहेरिट होता है। ध्यान रखना, हार्लेक्विन इक्थायोसिस, ठीक है, इसमें दो वर्ड्स हैं। पहली चीज़ तो ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें कि इसका मतलब होता है वन बॉर्न विथ ड्राई स्केली फिश लाइक स्किन, ठीक है। इक्थस का मीनिंग होता है ग्रीक वर्ड में फिश, ठीक है। और हार्लेक्विन इक्थायोसिस इसका मतलब हो जाएगा ड्राई स्केली फिश लाइक स्किन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, आप नीचे फोटो में भी देख सकते हैं कि जो बच्चा है उसकी जो स्किन होती है वो फटना चालू हो जाती है। देखो दोस्तों, स्किन जो होती है हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन देती है किसी भी तरह की एक्सटर्नल एजेंसी से, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए, आपके ओंठ फट जाते हैं या एड़ी फट जाती है तो कितना दर्द होता है वहाँ पे, ठीक है। कभी कभी हमेशा नहीं, कभी कभी सेप्टिक कंडीशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो बच्चा पूरा उसी चीज़ से जूझ रहा होता है बेचारा बचपन से, ठीक है। उसकी आइज बल्ज हो जाएंगी, मुंह खुला रहेगा हमेशा, लिम्स कई बार इनकम्प्लीट रहेंगे, स्केली स्किन होगा और डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं पूरी बॉडी में। उसके कारण इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत पैथेटिक सिचुएशन हो जाती है। द बेबी इज बॉर्न विथ वेरी थिक एंड हार्ड स्किन which has large diamond shaped plates separated by deep cracks known as fissures. ध्यान रखना, फिशर्स की तरह स्किन पूरी फटी रहेगी और बहुत मोटी स्किन होती है, ठीक है। ऑल ऑर्गन्स ऑफ द न्यू बॉर्न आर अफेक्टेड बाय रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। अब हर जगह पे क्या होता है, इसके पीछे मेन रीजन क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है ना, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण जो फैट होता है वो प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता है, जो फैट एंड लिपिड होते हैं वो प्रॉपरली पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो फैट से रिलेटेड भी मैंने एक लेक्चर लिया आपका ट्रांस फैट के ऊपर, ठीक है, ट्रांस फैट के ऊपर एक लेक्चर लिया है और आपको मुझे बताना है कि FSSAI ने कितना टारगेट रखा है ट्रांस फैट का बाय 2022 तक रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, कितना तक ला देगी, ठीक है। तो कितना टारगेट रखा है, चलिए ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका तो आंसर आपको टाइटल स्लाइड में मिल गया, तो वो तो कोई पूछने का मतलब ही नहीं रह गया, तो जस्ट एक बार आपको जीस देने के लिए ताकि आपको ध्यान रहे चीज़ें, ठीक है। इन 2016 महाराष्ट्र द फर्स्ट केस ऑफ ए न्यू बॉर्न सफरिंग विथ हार्लेक्विन इक्थायोसिस वाज सीन ऑल्दो द बेबी कम टू द डिजीज। तो बेबी बेचारा उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 2016 में पहला केस हमें रिपोर्ट हुआ था, डॉक्यूमेंट हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है। दिस डिजीज अफेक्ट्स 1 in 3 million न्यूबॉर्न अप्रॉक्सीमेटली बाय इनहेरिटिंग अ म्यूटेटेड जीन फ्रॉम पेरेंट्स। ध्यान रखना दोस्तों, म्यूटेटेड जीन फ्रॉम पेरेंट्स मिलने के कारण 1 in 3 million इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं बात करूं रेयर डिजीजेस के डिफिनीशन की,
किसकी? रेयर डिजीजेस की डिफिनीशन की। तो WHO की डिफिनीशन देखो, रेयर डिजीजेस का मैं पहले ही लेक्चर ले चुका हूँ, ऑर्फन डिजीजेस, रेयर डिजीजेस पे। तो WHO की जो डिफिनीशन है दैट इज 1 in 1000। अगर कोई भी डिजीज 1 in 1000 से कम हो रही है तो दैट इज रेयर डिजीज। यूएस में इसी चीज को नियर अबाउट 6.4 कर देते हैं और यूरोप में 5 कर देते हैं, ठीक है। तो इंडिया भी अपनी पॉलिसी लेकर के आ रहा है डेफिनेटली, ठीक है। और आप उस वीडियो लेक्चर को देखो और मुझे बताओ कि कितना है, ठीक है, क्या चीज है। चलो अब देखो, द सर्वाइवल चांस ऑफ सच न्यू बॉर्न इज वेरी थिन बट विथ बेटर एंड स्टिल इंप्रूविंग सिनेरियोज ऑफ नेटल केयर इट इज पॉसिबल टू सेव बेबी। तो अब मतलब सर्वाइवल चांस थोड़े से बढ़ चुके हैं, थोड़े से बढ़े हैं लेकिन बढ़े जरूर हैं। तो आई होप कि ओडिशा का जो बेबी है ही विल सर्वाइव एंड ही विल गेट बेटर विथ टाइम, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं एक बार कि ये जेनेटिक ट्रांसफर क्या है और क्या चीज हो रही है, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझो कि ये किस जीन में चेंज के कारण हुआ। तो ध्यान देना दोस्तों, ये सिंगल जीन है, एक सिंगल जीन प्रोटीन है, दैट इज ABCA12 जीन प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें जब भी म्यूटेशन होगा तो आपको हार्लेक्विन इक्थायोसिस डिजीज हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। ABCA12 जीन, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? आपका हार्लेक्विन इक्थायोसिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो कई बार यूपीएससी की ऐसी भी आदत रही है कि वो एक पर्टिकुलर ऐसा दे देगा ABCA12 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ठीक है। अब उसमें ऑप्शन दे देगा आपको कॉमेट, न्यूली सीन प्लैनेट, और अक्सर ऐसे नाम रखे भी जाते हैं, आप खुद देखो ABCA12, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाओ, ठीक है, और वहाँ पे आपको दिक्कत हो। तो ध्यान रखना ये एक तरह का जीन है, ठीक है, जिसमें म्यूटेशन होती है तो हार्लेक्विन इक्थायोसिस होता है। तो कई बार इस पे भी सवाल पूछा जाता है। अब ये प्रोटीन या जीन क्या करता है? तो ध्यान रखना इसका वाइटल रोल होता है इन ट्रांसपोर्टिंग फैट इन द सेल विच मेकअप द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। दोस्तों हमारी जो स्किन होती है, ठीक है, ये जो चमड़ी है इसके जस्ट नीचे एक एडिपोज टिश्यूज़ की लेयर है। किसकी है? एडिपोज टिश्यूज़ की लेयर है। ध्यान रखना, आप पढ़ोगे अभी साइंस में, मैं प्रॉपर क्लास लूँगा जब, तो आप बेशक पढ़ सकते हो। एडिपोज टिश्यूज होते हैं, ये हमारी स्किन के जस्ट नीचे होते हैं, और ये जो लेयर है ना, ये हमें बचाती है, बहुत तरीके से बचाती है, हमारी स्किन को सपोर्ट करती है, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन को भी सपोर्ट करती है। इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा जीरो फिगर के पीछे भागते हैं, दे आर नॉट डूइंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ठीक है, सस्टेनेबल वो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। दिस लैक ऑफ लिपिड ट्रांसपोर्ट एज द रिजल्ट द स्किन डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय वैरिंग डिग्री अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ द म्यूटेशन। किस हद तक म्यूटेट हुआ है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये सिंगल जीन प्रोटीन का म्यूटेशन क्या कहलाता है, एक बार ये चीज देख लो। दोस्तों ध्यान रखना, दिस कंडीशन इज इनहेरिटेड इन ए ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न। अब ये क्या चीज है ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारे दो तरह के जीन होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑटोसोमल जीन्स होते हैं। जब जीन्स होते हैं, जैसे आप देखोगे तो कितने पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं हमारे यहाँ? 23 पेयर्स ऑफ जीन होते हैं हमारे पास, किसमें? ह्यूमंस में, ठीक है। इसमें जो 22 पेयर्स होते हैं, इसमें जो 22 पेयर्स होते हैं दैट इज ऑटोसोमल, और जो एक लास्ट पेयर होता है वो होता है सेक्सुअल, ठीक है, जो हमारा सेक्स डिटरमाइन करता है XY, ठीक है, ये क्लियर है। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो 22 के 22 जीन्स हैं, इनमें से किसी एक जीन में रिसेसिव पैटर्न पे चेंज आएगा। रिसेसिव का मतलब क्या होता है कि देखो, हमें कभी भी अपने जो जीन्स होते हैं ना, ये पेयर्स में होते हैं, राइट। तो 50% हमें अपनी मॉम से मिलते हैं और 50% हमारे डैड से मिलते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है ओवम जो होता है उसमें कितने होंगे? 23 जीन्स होंगे जो हमारी मदर से आता है, और हमारे फादर से जो स्पर्म आता है वो कितने होते हैं? उसमें 23 जीन्स होते हैं। दोनों मिलते हैं तो कंप्लीट सेट बनता है, ठीक है। अगर फादर और मदर दोनों को ये डिजीज है तभी जाकर के बच्चे को ये डिजीज होगा, ठीक है। दोनों में से दोनों, मतलब फादर और मदर दोनों को ये डिजीज है। डिजीज नहीं मतलब कि उनका जो जीन पेयर है वो उसमें से एक भी अगर डिफेक्टिव निकल जाता है, ठीक है, उनके जो पास जो जीन्स हैं, ठीक है, उनके पास भी 2 जीन्स रहेंगे, है ना। जैसे सपोज करो कि मैं बोलता हूँ फादर, ठीक है, फादर के पास है, आपके पास एक डिफेक्टिव जीन है और एक अच्छा जीन है, ठीक है। एक डिफेक्टिव जीन को मैं छोटा दिखा रहा हूँ, गोल सा दिखा रहा हूँ, और एक अच्छा जीन है। मदर के पास भी क्या है? एक अच्छा जीन है और एक डिफेक्टिव जीन है, ठीक है। कुछ ऐसा कंडीशन है, सिनेरियो है। तो जब इसके गैमेट्स बनेंगे, जैसे स्पर्म सेल बनेगा या फिर ओवम बनेगा, तो फादर का एक अच्छा बनेगा और एक गंदा वाला बनेगा। मदर का भी देखो तो ऐसे ही होगा, एक प्रॉपर होगा एक गंदा होगा। अगर सपोज करो बाई चांस ओवम भी इसी का रिलीज हुआ और स्पर्म भी जो गया वो इसी का गया, तो फिर इस केस में जो बेबी होगा दैट विल बी हैविंग रेसेसिव ऑटोसोमल डिजीज, जो भी ये जेनेटिक डिजीज है उसमें दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि इसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पहली तो फादर और मदर दोनों का होना जरूरी है, उनके पास एटलीस्ट एक पेयर ऐसा होना चाहिए जो कि डिफेक्टिव हो,
ठीक है। और उसमें भी क्या हो जाता है कि आपका ये दोनों पार्टिकुलर मिलने चाहिए, ठीक है। ओवम और स्पर्म जो होते हैं उन दोनों में ही डिफेक्टिव जीन जाना चाहिए। अगर ये और ये जीन मिल गए तो फिर बेबी कैरियर हो जाएगा, डॉर्मेंट कैरियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई सिम्टम नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि क्या चीज़ कैसे काम कर रही है, ठीक है। ध्यान रखना कि बच्चे में दोनों के दोनों पेयर्स गंदे वाले आने चाहिए, बुरे वाले जो डिफेक्टिव वाले हैं वो आने चाहिए, तभी जाकर के बच्चे में वो असर दिखाई देगा, ठीक है। तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न, ठीक है। कि एक ट्रेट जो है वो रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब कि कोई भी एक भी अच्छा पैटर्न उसको मिल गया, अच्छा जीन मिल गया तो वो अपने आप को दबा देता है खुद को। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कहूं तो सिकल सेल एनीमिया है। ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आपका क्या कहते हैं डिजीजेज है, जो आरबीसीज है, आरबीसी क्या कैसा शेप होता है, डिस्क लाइक शेप होता है ना, तो डिस्क लाइक शेप सिकल के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्क लाइक जो शेप रहता है वो सिकल के सेल में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कैसा है, जेनेटिक डिजीज है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, जेनेटिक डिजीज है और ये पास ऑन होता रहता है, ये पास ऑन आराम से होता रहता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट पेरेंट्स ऑफ द बेबी विथ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन ईच कैरिंग वन कॉपी ऑफ म्यूटेटेड जीन बट दे डू नॉट शो साइंस एंड सिम्टम ऑफ द कंडीशन। दोस्तों मैंने पहले ही बताया, फादर भी कंडीशन नहीं दिखा रहे होंगे, मदर भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास एटलीस्ट एक अच्छा जीन है, ठीक है। एक अच्छा जीन है जो कि काम कर रहा था, अभी तक अपने आप को बचा ले रहा था, लेकिन बाय मिस्टेक दोनों की शादी हुई और दोनों का जो गंदा वाला जो पार्ट था, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है अगर आप निकालोगे तो, ठीक है। 4 बेबीज होंगे तो उनमें से एक की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो जो गड़बड़ जीन था वो दोनों का मेट कर गया और साथ में जो बेबी प्रोड्यूस हुआ उसमें प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। जेनेटिक जो डिसऑर्डर था उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर दिखाई दिया। Thus both parents have one mutated gene, recessive gene and one नॉर्मल जीन, डोमिनेंट जीन फॉर द कंडीशन। ध्यान रखना, हेल्दी इंडिविजुअल था, मदर फादर में कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि एक जीन एटलीस्ट सही है, लेकिन बेबी में सडनली मोनोजेनिक डिजीज दिखाई दी है। अब मोनोजेनिक का मतलब क्या है कि केवल और केवल एक जीन जो है म्यूटेट किया है। जैसे हमारा ये हार्लेक्विन इक्थायोसिस में क्या है आपका ABCA12 जीन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, प्लीज़ ध्यान रखना, याद रखना कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। अब इस डिजीज़ के इफेक्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, मैं मोटा मोटी तो पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार प्रॉपरली देख लेते हैं। देखो, माउथ, ईयर एंड आइज़, ये तीनों डिफॉर्म होंगी, ठीक है। तीनों क्या होंगी, बल्ज्ड होंगी, डिफॉर्म होगी, मुंह खुला रहेगा हमेशा, ठीक है। इट लिमिट्स द मूवमेंट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। हाथ और पैर भी चलाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने खुद नोटिस किया होगा जब हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, ओंठ फट जाते हैं, कितना दर्द होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ तो चमड़ी भी खूब मोटी सी है, ऊपर से क्रैक्स खूब सारे पड़े हुए हैं, तो जरा सा भी आप हिलाओगे तो दर्द होगा आपको, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ चेस्ट कैन लीड टू ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ऑब्वियस ही बात है, पूरी स्किन आपकी मोटी है तो ऑब्वियस ही बात है जरा भी मूव करेगी तो मुश्किल हो रही है आपको, इवन ब्रीदिंग करने में भी। द स्किन नॉर्मली फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। द स्किन abnormalities आर एसोसिएटेड विथ हार्लेक्विन इक्थायोसिस डिस्टर्ब दिस बैरियर। तो मैंने पहले ही बताया था, एडिपोज लेयर दोस्तों आपके जस्ट नीचे होती है और इसके ये बहुत सारी जगह पे काम आती है। फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर रेगुलेशन में काम आएगी, आपका कहते हैं वाटर लॉस जो होता है उसमें काम आएगी, ठीक है। और इसके अलावा इन्फेक्शन भी फाइट करने में भी काम आता है। आप खुद देखिए, कई बार आपके जब स्किन फटेगी तो वहाँ पे कई बार इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है ऐसे किसी भी बेबी में जिसमें हार्लेक्विन इक्थायोसिस हो। तो वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, कंट्रोल, they find it difficult to control the water loss, they find it difficult to regulate their body temperature, as well as they find it difficult to fight infections, ठीक है। excessive loss of fluids, dehydration and develop life threatening infection for first few weeks of life। तो दोस्तों that is very difficult situation specifically with respect to infant, ठीक है। अब देखो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो एक बात समझना दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेशन है 6000 to 8000 रेयर डिजीज ग्लोबली पाए जाते हैं। कितने? 6000 से 8000 के बीच में रेयर डिजीज ग्लोबली मिलते हैं। तो इसका मीन एवरेज हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, नियर अबाउट 7000 रेयर डिजीजेज ग्लोबली हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ समझना कि 80% लोगों को केवल और केवल 350 डिजीजेज होते हैं, ठीक है। जितने भी लोग अभी तक रिपोर्ट हुए हैं उनमें से 80% अप्रॉक्सीमेटली 350 डिजीज से पीड़ित हैं, ठीक है। तो अब आपके ऊपर ये सवाल आता है कि देखो, मेडिकल एथिक्स में क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि शुड वी वेस्ट आवर रिसोर्सेज ऑन अ फ्यू हु हैव वेरी लेस चांस ऑफ सर्वाइवल, और है ना, शुड वी ट्रीट देम इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी। क्योंकि हमारे पास देखो रिसोर्स क्रंच है ही है,
आप उससे डिनाई नहीं कर सकते हो। हमारे डेवलपमेंट नीड्स हैं, बट कैन वी स्पेयर दैट मच मनी और नॉट? ठीक है, तो ह्यूमैनिटी के नाम से जाओगे तो डेफिनेटली हमें जानना चाहिए क्योंकि कॉम्पैशनेट होना एक ह्यूमैनिटी का ट्रेट है। ठीक है, हो सकता है जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण उनको कहीं ना कहीं सर्वाइवल ज़्यादा बेटर मिले, जैसे कि हमारे पीएम साहब हैं जो मोदी जी, उन्होंने क्या कहा था कि दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर स्पेशली एबल्ड। ठीक है, दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर स्पेशली एबल्ड। ठीक है, तो हमें उनके लायक फैसिलिटी क्रिएट करनी चाहिए रादर देन उनको टैबुआइज करने के। ठीक है, तो डेफिनेटली ये मेडिकल एथिक्स का सवाल बनेगा यहाँ से। ठीक है, एंड अबाउट 450 ऑफ देम हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। तो 450 अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में होते हैं। ध्यान रखना है, अबाउट 700 ट्रीटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए, ईयू ईएमए और जापान पीएमडीए। तो 700 ट्रीटमेंट्स इससे रिलेटेड अप्रूव्ड है, बट स्टिल दे आर रेयर एंड हेंस दे आर कॉल्ड ऑर्फन डिजीज, क्योंकि इस ट्रीटमेंट को बनाना कोई नहीं चाहता है क्योंकि इसमें प्रॉफिट कम है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपेंसिव एंड अनअफोर्डेबल टू जनरल पॉपुलेशन। तो इस केस में क्या है कि इंडिया विथ एन एस्टिमेट ऑफ ओवर 70 मिलियन पीपल अफेक्टेड विथ रेयर डिजीजेस हैड रिमेन्ड विदाउट ए पब्लिक हेल्थ पॉलिसी टू एड्रेस द चैलेंज फेस्ड बाय रेयर diseases community. The government of India policy takes two-pronged approach, one short-term focusing and another with a long-term vision. तो ध्यान रखना है, एक बहुत छोटे शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है और एक बहुत लॉन्ग टर्म पे। तो शॉर्ट टर्म में जब भी होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसके जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो देने की कोशिश करोगे। ये बहुत महंगा है, तो महंगा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद तो डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर ही इलाज करेगा एट द एंड। ठीक है, तो उस केस में क्या करती है, शॉर्ट टर्म में एक सेंट्रल कॉर्पस बना देती है। क्या करती है, एक सेंट्रल कॉर्पस फंड बना देती है ताकि जो भी रेयर डिजीज के साथ बेबी पैदा हुए हैं उनकी हेल्प हो सके, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। ठीक है, और इस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपना कॉर्पस तो बनाती है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी बोलती है कि प्लीज़ आप भी सिमिलर टाइप का एक फंड क्रिएट करें ताकि स्टेट और सेंटर दोनों मिल करके इस मामले में काम कर सकें। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने पहले ही बता दी आपको, रेयर डिजीज क्या ग्लोबल डेफिनेशन है, आप मुझे बताइए कि क्या थी। ठीक है, WHO का क्या था और US में क्या है। ठीक है, इंडिया में तो अभी पॉलिसी बन रही है, ठीक है, डिस्कशन में है, तो आई होप कि बहुत जल्दी हमारी खुद की डिफिनेशन होगी, लेकिन फिर भी अभी इसमें वक्त है। ऑल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वर्क टुगेदर एंड गैदर नॉलेज अबाउट न्यू इमर्जिंग एंड रिकरिंग डिजीजेज। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैटर्न नोटिस करो। दूसरी चीज, दे आर रेसेसिव जीन्स, दे आर क्या है, रेसेसिव जीन्स है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप क्यों ट्राई कर रहे हो कि भाई एनीमिया और एनीमिया, दो सिकल सेल एनीमिया के डोरमेंट केसेस को मैरी करवा दे रहे हो, है ना। इट्स बेटर कि आप हेल्दी पर्सन से मैरी करो। तो इंटर कास्ट, इंटर ट्राइब मैरिज, ये ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट दे सकती हैं, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी, है ना। चलो अब देखो, आंसर तो मुझे लगता है सबको पता ही है, ये एक रेयर डिजीज़ है, ऑब्वियस ही बात है, रेयर जेनेटिक डिजीज़ है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें नहीं है। तो चलो, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपको समझ में भी आए होंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दोस्तों आप लोगों में से जिसने भी रेयर या ऑर्फन डिजीज़ पे मेरा लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और इंडियन गवर्नमेंट इस पॉलिसी पे ऑलरेडी काम कर रही है, तो आपको और ज़्यादा इंसाइट मिलेगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है। दोस्तों अगर पसंद आया है, प्लीज़ डू लाइक अस, सब्सक्राइब टू अस एज वेल एज शेयर अस। ठीक है, उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। कोई भी फीडबैक हो, कोई भी डाउट हो, या कोई भी ऐसे, मतलब अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो यही कमेंट करो, बताओ हमें कि हाँ सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा, प्लीज़ कंटिन्यू द सीरीज, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।